हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यूजीसी नेट वन स्टॉप मेंटर और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्रैक्टिस सेशन 4 लगाने जा रही हूँ। मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट 2023 की जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसकी पेपर 1 की पीवाई की उससे एमसीक्यू कराती हूँ। ठीक है, आप लोग जिनकी जिनकी ज़रूरत है आप लोग क्लास को देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फिर ठीक है, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जल्द से जल्द चैनल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हो स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट और इसकी जो सोशल मीडिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ और क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख रहे हो हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट की प्रिपेयर करने कैसे करोगे आप लोग। यूजीसी नेट की प्रिपेयर करने के लिए आपको पेपर 1 की एक बुक और पेपर 2 की एक हैंडबुक होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई भी यूट्यूब चैनल जो फ्री में बहुत सारी कंटेंट यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, कोई भी एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स करनी होगी। ठीक है, वन लाइनर हो सके तो आप लोग जितनी शर्ट्स में कर पाओ उतनी शर्ट्स में ही नोट प्रिपेयर कर लेना। उसके साथ साथ पीवाई क्यूज़ भी जम कर लगानी होगी क्योंकि पीवाई क्यूज़ आपके लिए यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में आपके ब्रह्मास्त्र की तरह होगी। ठीक है, और एमसीक्यूज़ भी करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। आवर टाइम टेबल यूनिट वाइज, पहले यूनिट में आपको कम्युनिकेशन कराई जाएगी। ठीक है, और कम्युनिकेशन यूनिट वाइज यूनिट्स टॉपिक वाइज करने के बाद उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी कराया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी भी डाउट क्लियरिंग सेशन एमसीक्यूज यहाँ पर होगी। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, ऐसे करके हर एक यूनिट को यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, और उसकी सारी पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और कोर्स फीचर्स क्या क्या होगी देख लीजिए। पेपर 1 जनरल पेपर में जो पेपर सबकी है उसके क्या क्या कोर्स फीचर्स हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। देख लीजिए, यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, पीडीएफ ऑफ ऑल क्लासेस जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अपडेटेड कंटेंट, डीसीएस मीन्स डाउट क्लियरिंग सेशंस। कोई भी यूनिट करने के बाद आपकी कोई डाउट रहेगी तो आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होगी। ये सिर्फ एक यूनिट की बात नहीं है, ये हर एक यूनिट करने के बाद आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी। और एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस और पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो जल्द से जल्द। क्या क्वेश्चन है? What is the correct order of risk assessment due to exposure of some chemicals to the humans? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेने के बाद आपको यहाँ से सारी ऑप्शन देखनी होगी और नीचे जो दी गई ऑप्शन इनमें से आपको आंसर करनी होगी। तो ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपको ऑर्डर में कौन सी पहले और उसके बाद सीक्वेंस वाइज आपको आंसर करनी है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? डज रिस्पॉन्स असेसमेंट, ऑप्शन बी एक्सपोजर असेसमेंट, रिस्क करेक्टराइजेशन, डी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इन चारों में से पहला कौन सी होगी? पहले जो होगी ऑप्शन वो है पहला जो ऑप्शन है वो होगी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वो होगी डज रेस्पॉन्स असेसमेंट, उसके बाद एक्सपोजर असेसमेंट, उसके बाद जो होगी रिस्क कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आपको कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 4। ओके, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो फिर ठीक है, देख लेते हैं उसके बाद क्या है। डिस्क्रिप्शन दी गई, देखिए यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। एज पर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी द स्टेप ऑफ ह्यूमन हेल्थ रिस्क हैज़ 4 स्टेप्स। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक 4 स्टेप्स है। ठीक है, तो इन 4 स्टेप में से पहला जो है वो है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, तीसरा एक्सपोजर असेसमेंट, चौथा रिस्क कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको इमेज पे देख रहे हो आप लोग। ठीक है, वहाँ से डिटेल्स देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिनकी हिंदी है जल्द से जल्द हिंदी में देख लो और जिनकी इंग्लिश में देख लो, देख के आंसर कर दो जल्द से जल्द। यहाँ से ऑप्शन देखने के बाद यहाँ से पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से
देख लो, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन को देख लो, जिनकी हिंदी है वो यहाँ से देख लो, देख के नीचे से आंसर कर देना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य है। ओके, तो इंग्लिश में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ए में क्या कह रहा है, नो एस इज पी, क्या कह रहा है, कोई एस पी नहीं है। और बी में नो पी इज एस, बी में कह रहा है नो पी, कोई पी एस नहीं है। ओके, और सी में कह रहे हैं ऑल एस आर नॉन पी। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कह रहा है कोई भी शिप्स पाइनएप्पल नहीं है, ऐसे समझ लो। और बी में कह रहे हैं कोई भी पाइनएप्पल शिप्स नहीं है। और सी में कह रहे हैं ऑल शिप्स आर नॉन पाइनएप्पल। ठीक है, और जितनी भी शिप्स हैं इनमें से कोई भी पाइनएप्पल नहीं है। और डी में क्या कह रहे हैं, ऑल नॉन पाइनएप्पल आर नॉन एस। तो ई में कह रहे हैं नो एस इज नॉन पी, यानी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव आंसर निकलेगी, लेकिन डी नहीं होगी आपको। तो पता चल रहा है नो नो मीन्स येस, और ऑल नोज नॉन पीज आर नॉन एस, यहाँ पर भी ये नहीं होगी। यहाँ पर सेम इक्विवेलेंट लग रहे हैं मुझे ए बी और सी। ए बी सी कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन 2। तो इसकी जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ने से पहले आप लोग इसको देख लेना अच्छी तरह से, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित अनुमान के कौन सा चरण भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार तर्क वाक्य की स्थापना के कारण का उल्लेख करते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फ्लुएंस स्टेट्स द रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, पहाड़ी में अग्नि है, द हिल्स इज फायर। ओके, बी में कह रहे हैं बिकॉज इट हैज़ स्मोक, क्योंकि इसमें धुआं है। ठीक है, और सी में क्या कह रहा है, वॉट एवर हैज़ स्मोक हैज़ फायर, एग्जाम्पल ओवन। ठीक है, हिंदी में कह रहे हैं जहाँ कहीं भी धुआं होती है वहाँ अग्नि होती है। ठीक है, तो उदाहरण चूल्हा। डी नंबर में क्या कह रहा है, दिस हिल्स ए स्मोक which is invariable associate with fire। ई में कह रहे हैं therefore this hills has fire, इसलिए इस पहाड़ी में अग्नि है। ठीक है, तो इसके बाद कह रहे हैं नीचे दी गई विकल्प में से सही उत्तर चुनें। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पर जितनी ऑप्शन है हिंदी में देख लो, देखिए यहाँ से आंसर कर देना। ओके, एज इट इज़ यही ऑप्शन होगी हिंदी में भी। ठीक है, तो जिनकी इंग्लिश है यहाँ से देख लो कौन सी ऑप्शन है और आंसर क्या होगी, नीचे से आंसर कर देना। ठीक है, तो इसके थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर है वो है ओनली बी। ठीक है, ओनली बी, बिकॉज इट हैज़ स्मोक, ये होगी ओनली बी। ठीक है, क्योंकि इसमें धुआं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन टर्म ऑफ इंडियन लॉजिक दिस हिल्स हैज स्मोक व्हिच इज इनवेरिएबल एसोसिएटेड विथ फायर इज कॉल्ड व्हाट। हिंदी में क्या कह रहा है, भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस पर्वत में धुआं है क्योंकि वो हमेशा अग्नियुक्त है। इसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आपको नीचे से आंसर करनी है। यह जो फुट ऑप्शन है, नीचे जो फुट ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करनी होगी। जिनकी हिंदी ऊपर नीचे से कर दो, जिनकी इंग्लिश ऊपर से कर दो, और आंसर देख के जल्द से जल्द कमेंट कर देना आंसर को। ओके, तो इसकी जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वो क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा और प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञप्ति। और 2 में कह रहे हैं यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस टुगेदर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, उपनयन, द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस टू द प्रेजेंट केस। और 4th में कह रहा है कंक्लूशन और निगमना ड्रॉ फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्रोपोजिशन। ओके,
तो इनमें से आंसर कौन सी आंसर सही होगी? 4th नंबर जो ऑप्शन है इसकी क्वेश्चन जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है इसकी जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उपनयन द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्कोमिनेंस और टू द प्रेजेंट केस, ठीक है। उपनयन में क्या कह रहे हैं? वर्तमान स्थिति के लिए व्यक्ति सहगामिता के अनुप्रयोग, ठीक है। ये हिंदी में सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के चिंतनशील स्तर की विशेषताएं है, ठीक है। हिंदी में क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। चिंतनशील स्तर कौन सी है? कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। नीचे में से आपको पहले ऊपर से ऑप्शन देखने के बाद नीचे से आंसर कर देना, ठीक है। हिंदी में क्या कह रहा है देख लो, जिनकी हिंदी जिनकी इंग्लिश हो इंग्लिश में आंसर दे दो, जल्द से जल्द कमेंट कर दो। क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। बी में कह रहा है टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट, ओके। सी में कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डी में कह रहा है द स्टूडेंट्स ओरिजिनली थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। ई में the pupils are kept in strict disciplines and cramming is insisted, okay। यह ऑप्शन ऊपर से ऑप्शन देखने के बाद नीचे से आंसर कर देना। कौन कौन सी आंसर सही होगी? 5th जो आंसर है उसके आंसर होगी सी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एंड डी द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी, ठीक है। हिंदी में भी सी एंड डी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो सी और डी कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है? सी और डी 4th ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम सेंट्रिक टीचिंग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रॉब्लम सेंट्रिक टीचिंग भी कहा जाता है। तो इसके नीचे से क्या क्या कह रहे हैं? द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज एट इट्स मोस्ट एडवांस स्टेजेस एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसकी क्या फीचर्स? द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग्स, द इंस्ट्रक्टर पोजेस थॉट and ambiguous problems to the students. The issues should be solvable by the students utilizing his or her mental abilities, okay। आप लोग डिटेल्स पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण है, शिक्षण क्या है? चिंतनशील स्तर पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज व्हाट? ऑप्शन 1 टीचर सेंट्रिक एंड सब्जेक्ट सेंट्रिक बट नॉट लर्नर सेंट्रिक, ठीक है। ऑप्शन 2 में कह रहे हैं नॉट टीचर सेंट्रिक बट इज सब्जेक्ट सेंट्रिक एंड लर्नर सेंट्रिक। ऑप्शन 3 टीचर सेंट्रिक एंड नॉट सब्जेक्ट सेंट्रिक एंड लर्नर सेंट्रिक। 4th नेदर टीचर सेंट्रिक नॉट सब्जेक्ट सेंट्रिक बट इज लर्नर सेंट्रिक, ओके। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर है वो होगी नेदर टीचर सेंटर्ड नॉट सब्जेक्ट सेंटर्ड बट इज लर्नर सेंटर्ड, ओके। इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 4 ही होगी, इंग्लिश में भी ऑप्शन नंबर 4 ही है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के और कि ये आंसर हुआ देख लीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के 3 स्तर है, ठीक है। पहला है मेमोरी लेवल, पहला है मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है सीक्वेंस में लगाने के लिए कि टीचिंग के 3 लेवल में से आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए कह सकते हैं। और कौन सी लेवल किसका है ये भी पूछ सकते हैं आपको। मेमोरी लेवल किसने दी है? मेमोरी लेवल जो है वो हंट की है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो है थॉटफुल, ये मॉरिसन ने दी है, ठीक है। और
रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो है मोस्ट थॉटफुल, ठीक है। तो ये दी है हार्वर्ड ने। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी डिस्क्रिप्शन और डीप में देख लेते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू impart information or knowledge to the learner. Harvard is considered the exponent of memory level of teaching, ठीक है, ये हार्वर्ड ने दी है। और मेमोरी लेवल टीचिंग आप लोग जानते हो, जो बच्चा पढ़ाई करता है चाइल्डहुड में वो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, ठीक है। जो हम लोगों ने टेबल मैथ की जो टेबल पढ़ी थी वो मेमोरी लेवल में चली गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? एट दिस लेवल द लर्नर्स एंड रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप एंड टू अप्लाई फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। इस लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करता है कि कोई चीज़ क्यों है, क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो स्टार, हम लोग बचपन में पढ़े थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए पढ़े थे। जब थोड़े बड़े हुए तो उसके बाद हम लोग ये सोचते थे कि स्टार क्यों ही ट्विंकल ट्विंकल करता है, चाँद क्यों नहीं करता, मून क्यों नहीं करता, ठीक है। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो आपके टीचिंग लेवल के जो एक स्तर है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? इट इज़ द स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट मेरीली रिपीट एंड रिवाइज और आंसर द क्वेश्चंस एज आस्क्ड फॉर, नॉर डू दे ओनली अंडरस्टैंड लर्नड इंटरेक्टली और interrupt the concepts, but also they ponder upon, contemplate and pay serious thoughtful consideration to the presented contents. Okay, यहाँ पर क्या कह रहा है? रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? जो बच्चा सोचता है, ये पहला मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद जो बच्चे खुद से कुछ करने की कोशिश करता है उसे रिफ्लेक्टिव लेवल में, रिफ्लेक्टिव स्तर में वो पढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दी गई है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्या क्वेश्चन है? इन प्रेजेंट टाइम रिसर्चर्स प्रिपेयर टू राइट रिसर्च पेपर ओवर राइटिंग ए मोनोग्राफ। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? पहले देख लो स्टेटमेंट 1 सही है नहीं, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को देख लो। मोनोग्राफ्स एंड बुक्स आर नॉट included in the database of research. ओके, स्टेटमेंट 1 पहले देख लो सही है नहीं, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को देखें नीचे से आंसर कर दो। 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है? 7 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन कह रहा है, द प्रेजेंट टाइम रिसर्चर प्रिपेयर टू राइट रिसर्च पेपर ओवर राइटिंग ए मोनोग्राफी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो कह रहा है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, मोनोग्राफ्स एंड बुक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डाटाबेस ऑफ रिसर्च, ओके, ये भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। कौन सी ऑप्शन में? नीचे जो 4 ऑप्शन दी गई इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ई होगी, ठीक है। यहाँ पर भी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, ठीक है। पहले देख लो इंटीग्रिटी। लिस्ट 1 में क्या क्या दी गई है? इंटीग्रिटी, टीम वर्क, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, ओके। और उसके बाद लिस्ट 2 में क्या दी गई है? लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 जो है वो हैविंग अ गुड एटीट्यूड, ऑप्शन 2 लिस्ट 2 की जो ऑप्शन 2 है वो डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, ऑप्शन 3 के लिस्ट 2 के ऑप्शन 3 डू द राइट थिंग, और ऑप्शन 4 हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। फ्रेंड्स, टीम वर्क को आप लोग तो आसानी से पकड़ सकते हो। टीम वर्क किसे कहते हैं? जो हम लोग कई मिल के एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी? टीम वर्क होगी। जो टीम वर्क है वो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 से, ठीक है। और इंटीग्रिटी, ये तो इजी थी, आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन थी। टीम वर्क
तो ऑप्शन नंबर 1 इंटीग्रिटी कौन सी ऑप्शन से जाएगी? 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर सही होगी? इंटीग्रिटी जाएगी। डू द राइट थिंग्स, ओके। सत्यनिष्ठा, सही कार्य करना, ठीक है। सत्यनिष्ठा जाएगी सही कार्य करने के साथ, ठीक है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो जाएगी डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। जो लोग डिसिप्लिन से काम करते हैं वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिविटी, ओके, पॉजिटिविटी जाएगी हैविंग अ गुड एटीट्यूड, ठीक है। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर A3, B4, C2, D1, ओके। तो ये जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन को देख लेना। इंटीग्रिटी क्या है, टीम वर्क क्या है, और डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी आप लोग डिटेल्स देख लेना, क्या पता किस ऑप्शन से आपको क्या क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखन के गुणवत्ता से संबंधित है, ओके। और 9 में क्या कह रहे हैं? Which among the following are related to the quality of research articles, ओके। तो ए में कह रहे हैं, आप लोग ऊपर से ऑप्शन देख लो, देख के नीचे से आंसर करना, ठीक है। तो ए में कह रहे हैं नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल, बी इम्पैक्ट फैक्टर, सी citation index, D frequency of their publication, E H index, ओके। तो क्या होगी इस क्वेश्चन की जो आंसर है और क्या होगी? जल्द से जल्द कमेंट कर दो। 9 क्वेश्चन की जो आंसर है वो होगी इम्पैक्ट फैक्टर, ये सही है। बी में कह रहे हैं इम्पैक्ट फैक्टर, और सी साइटेशन इंडेक्स, डी में कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर पब्लिकेशन, सीक्वेंस ऑफ देयर पब्लिकेशन, आई थिंक ये नहीं होगी। एच इंडेक्स, ई हो सकती है, ये होगी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? ये तीनों जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो प्रभाव कारक ये सही होगी। उसके बाद उदाहरण सूचकांक ये सही होगी। एज सूचक ये सही होगी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोग ऐसे डिस्क्रिप्शन को देख लेना, ठीक है। अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है वैसे किसी भी टॉपिक से आपकी क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। ये कॉमन टॉपिक में से ऑप्शन दे देते हैं ये लोग, ठीक है। और कई बार इन्हीं ऑप्शन में से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोग इन ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड कर लेना। उसके बाद हम लोग आज की जो लास्ट क्वेश्चन है बढ़ते हैं इसकी ओर, ओके। आज के जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल इज इंडिकेटेड बाय इट्स व्हाट, ओके। यहाँ पर क्या होगी? आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तरह दी गई है। तो क्या कहा है हिंदी में? एक शोध पत्रिका को गुणवत्ता इसके डैश द्वारा अंकित की जाती है। यहाँ पर आंसर आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर देनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 एच इंडेक्स, 2 जी इंडेक्स, 3 इलो स्कोर, 4 इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जल्द कौन सी ऑप्शन सही होगी आप कमेंट कर दो, ठीक है। एच इंडेक्स तो नहीं होगी, जी इंडेक्स भी नहीं होगी, इलो स्कोर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो होगी इम्पैक्ट फैक्टर, ओके फ्रेंड्स। तो हिंदी में भी प्रभाव कारक होगी, ठीक है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेशन है हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोगों को बोरिंग लगेगी। मैं रोज़ इस तरह आज से 10 और 15 इनमें से जो जितनी भी हो सके मैं आपके लिए MCQ कराऊंगी इस चैनल पर। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई है वो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा आज से आप लोगों के 10 और 15
इतनी क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप लोग देख लेना, एच इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट में यही बात कहनी है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारी PDF डाल दूँगी और क्लास की टाइम टेबल सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगी टेलीग्राम से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स में फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योर ओन ड्रीम्स। ओके, थैंक